जय हिंद डिफेंस वॉरियर्स। आज की क्लास का जो कंटेंट है वो इंग्लिश में अवेलेबल नहीं हो पाया है किसी कारणवश से। कल से फिर से आपकी क्लासेस यथावत दोनों लैंग्वेज के अंदर आ जाएगी। तो आज की क्लास में आप हिंदी में ही एडजस्ट करिए। तो अभी हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक के अंदर आपकी अटेंशन बहुत ही मतलब आपकी जो अटेंशन है ये इतना ज़्यादा रोल प्ले करने वाली है कि अगर आपने आज से जो टॉपिक को ध्यान से नहीं पढ़ा तो ये समझ लेना इस टॉपिक आपको कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि दोस्तों इसमें हर एक पॉइंट अगले पॉइंट से रिलेटेड है। ठीक है, ओके। और दोस्तों आप सभी को पता है जैसे कि मतलब कि हम आप लोगों को ऑनलाइन जीडी के बारे में मतलब आप लोगों को पढ़ाते हैं और लास्ट ईयर हमने पढ़ाया भी है। और सो दोस्तों अगर आपका एग्जाम निकले तो एक बार ज़रूर हमसे कांटेक्ट करना, आपके सिलेक्शन की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। ठीक है, ओके। सो आज का जो टॉपिक है ये दोस्तों बेसिकली आप लोगों से रिक्वेस्ट मैं करता हूँ कि आप लोग वीडियो लास्ट तक देखना। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, वो आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, ओके। और बाकी आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए अपना जो ग्रुप है उसका लिंक वीडियो नीचे दिया गया है, तो आपको उसके ऊपर क्लिक करना है और अपना जो ग्रुप टेलीग्राम उसका आपको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, वहाँ पर आपको उस पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश बहुत लैंग्वेज में। ओके, सो पहला टॉपिक देखो, पहला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या है। पहला क्वेश्चन ये है कि 200 ग्राम या 500 ग्राम की दो वस्तुओं के वेग क्रम से इतने और इतने हैं। ओके, तो उनके जो जो उनका मतलब कि उनका जो जहाँ पर उनका मास है, मतलब जहाँ पर पूरा संपूर्ण मास है, तो उसका मतलब उसका वेग क्या होगा, यानी कि जो सेंटर ऑफ मास है उसका वेग क्या होगा। तो दोस्तों चाहे आप में इस सेंटर ऑफ मास का वेग पूछे, चाहे सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन पूछे, या फिर आपको पूछे कि जो सेंटर ऑफ मास उसकी पोजीशन क्या है, तो कुछ नहीं करना मेरे दोस्त। अगर जो दूरी दी गई है, देखो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अगर एन करना तो उसके लिए सबको पता है सर M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 RT डेड M1 R1 बटा M1 प्लस M2 M3, यानी कि जितने भी मास है और जितने भी उनकी अगर दूरी है तो उसके साथ मल्टीप्लाई करके उसका योग कर देना, या फिर अगर वेग है तो उस वेग के साथ उसका मल्टीप्लाई कर देना। जैसे आप लोगों को बताऊं, अगर दूरी दी गई है तो होगा M1 R1 प्लस का M2 R2, ठीक है, बटा M1 प्लस का M2। ठीक है, अगर ये दूरी है, अगर यहाँ पर दूरी की जगह वेग हो, कुछ नहीं करना, यहाँ पर आपको कर देना V1 कर देना और यहाँ पर V2 कर देना। अगर यहाँ पर एक्सेलरेशन हो तो यहाँ पर A1 कर देना और यहाँ पर A2 कर देना। ठीक है, बाकी कुछ नहीं करना, नीचे जो मास है उनका योग का मतलब उनका जो योग है उसका भाग लगेगा बाकी। ठीक है, अब जो ये क्वेश्चन इसमें हमसे पूछा गया कि जो सेंटर ऑफ मास है उसका वेग क्या है, यानी VCM हमसे पूछा गया। तो सबको पता है सर M1 V1 प्लस का M2 V2 बटा M1 प्लस का M2। ठीक है, ओके। अब M1 की अपने पास है, M1 अपने पास है 200 ग्राम। ठीक है, और जो उसकी जो पोजीशन वेक्टर है यानी कि M1 अपने पास ये है, और जो ये 10 I कैप है ये अपने पास जो ये है ना V1, इसकी वैल्यू दी गई है। तो कुछ नहीं करना, 200 ग्राम को जो 10 I कैप उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ओके। तो 200 ग्राम 200 गुणा 10 I कैप प्लस का 500 ग्राम गुणा आई कैप कितना सर हुआ, तीन आई कैप प्लस का 5 जे कैप अपॉन 700 ग्राम। ठीक है, ओके। अब कुछ नहीं करना, इसमें इसका डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। कितना देखो दोस्तों, वो अपने पास लगभग होगा कितना, देखो अगर आप इससे आगे सोल्व करते हो, देखो 500 200 700 हो गया। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ये होगा 200 ग्राम मीटर प्रति सेकेंड है। तो देखो अगर आप इसे देखो कुछ नहीं करना मेरे भाई, यहाँ पर जो देखो यहाँ पर ये इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1500, और यहाँ पर जो ये 1500 है और ये 2000 है, कितना हुआ सर 1500 और जो 2000 है वो 3500 आई केप होगा, यानी 3500 आई केप प्लस आगे कितना सर 2500 जे केप पॉन 700। अब इसका डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाए। ठीक है, ओके। तो ऑप्शन नंबर आपका लगभग बताऊँ, अगर बीसी में प्लस है और इधर आएगा 5 आई केप, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, दो मास है M1 और एक स्मॉल m और दूसरा कैपिटल M है। ठीक है, ओके। और इसमें ये बोला गया है कि जो कैपिटल M है इट इज ग्रेटर देन स्मॉल m, तो जो सेंटर ऑफ मास होगा उसकी स्थिति कहां पर होगी। तो याद रखना मेरे दोस्त कि मानो अगर ये मार्कर फिलहाल आपकी कंडीशन में इस मार्कर का इधर और इधर मास बराबर है, तो इसका जो ये सेंटर ऑफ मास है जहां पर ये बैलेंस होगा वो बीच में होगा। अब देखना यहाँ पर अगर ये हो सके तो बताओ, आपको दिखाता हूँ। देखो अगर हो सकेगा तो देखो
चलो चलो इसको छोड़ो। यानी कि अगर इस चीज़ का में आपको ध्यान रखना है कि अगर मानो ये मार्कर इधर से मोटा होता तो इसका जो मतलब कि जो इसका आरसीएम होता है, यानी कि जो सेंटर ऑफ मास होता, वो जो मास ज़्यादा उसकी तरफ होता है, यानी कि जिसका मास ज़्यादा होगा उसका जो सेंटर ऑफ मास है उसकी तरफ होगा, यानी कि जो कैपिटल एम की तरफ इसका मास होगा, मतलब कि जो अपने पास मतलब कि जो केंद्र है, द्रव्यमान केंद्र है, वो कैपिटल एम की तरफ होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। 200 ग्राम मतलब 20 ग्राम, 30 ग्राम और 50 ग्राम के 3 कणों के वेग अपने पास 10 आई केप है, 10 जे केप है और 10 के केप है, तो इनके सेंटर ऑफ मास का कहां पर होगा? कुछ नहीं करना मेरे भाई, इसमें आपको जो वैल्यू उसको पुट कर देना। पहले अपने पास है 20 ग्राम, तो 20 गुणा 10, अब देखो मैं करूंगा शॉर्ट में, ठीक है, तो 20 गुणा 10 तो 300 आई केप। ठीक है, ओके, प्लस 300 आई केप प्लस अपने पास 300 नहीं मेरे भाई 200, क्योंकि 20 है ना, तो 200 प्लस का 300 जे केप प्लस का अपने पास हो गया 500 के केप। ठीक है, अपॉन 20-30 मतलब अपने पास हो गया 100 ग्राम। ठीक है, ओके। अब आगे देखो, कुछ निकलना मेरे भाई, आपको इसको डिवाइड कर देना, तो इसे ये कैंसिल, इसे ये कैंसिल, इसे ये कैंसिल, तो 2 आई केप प्लस का 3 जे के प्लस का 5 एफ के केप। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। ठीक है, क्योंकि कुछ निकलना मेरे भाई, यहाँ पर आपको जो भी दिया गया हो उसको आपको द्रव्यमान के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, सबको ऐड करके उसमें जो टोटल जो मास है उसमें डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, इजी क्वेश्चन है, आराम से समझ सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, किसी पिंड का द्रव्यमान केंद्र कहां हो सकता है? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, याद रखना मेरे भाई कि मान लो अगर देखो आप अपनी देखो जो सेंटर ऑफ मास है किस पर डिपेंड करता है कि सर जो सेंटर ऑफ मास है ये द्रव्यमान पर डिपेंड करता है, उसका मतलब कि इट डिपेंड्स ऑन द मास, इट डिपेंड्स ऑन दी, यानी कि ये जो मास पर डिपेंड करता है, और उसका जो मास है उसका हमने वितरण किस प्रकार से किया, यानी कि अगर सपोज करो कि अगर ये मार्कर है, ठीक है, ओके, तो ये मार्कर है, अगर मानो अगर ये अब पहली स्थिति है कि ये एकदम मतलब इसका जो वो सेंटर ऑफ मास है वो एकदम बेस में होगा, क्यों? क्योंकि इधर और इधर मास बराबर है। ठीक है, बट अगर मैं कल को ऐसा करूं कि यहां से कुछ मास को उठाकर यहां पर अगर मैं पुट कर देता हूं तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो थोड़ा इधर आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यह पहला पॉइंट है कि ये अपना जो द्रव्यमान होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि ये जो अपने पास जो द्रव्यमान वितरण होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तीसरा होता है कि यह जो 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 अपने पास सेंटर ऑफ मास है, यह जो दूरी है यानी कि जो इसके एक्स की से सापेक्ष जो दूरी है उसके ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि एक्स के सापेक्ष जो दूरी है उसके ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि यह जो सेंटर ऑफ मास है होता है यह पिंड की सतह पर भी हो सकता है, उसके अंदर भी हो सकता है और उसके बाहर भी हो सकता है। ठीक है, ओके, तो अगला क्वेश्चन देखो, दो कण अपने पास एक एक्स और वाई प्रारंभ में विरामावस्था में है, तो परस्पर आकर्षण के स्वरूप एक दूसरे की तरफ ये गति करते हैं। ठीक है, ओके, तो उसके जब ये गति करते हैं तो एक्स का जो वेग है वो तो अपने पास v है और जो y उसका वेग अपने पास 2v है, तो जो अपने पास था सेंटर ऑफ मास है उसका वेग क्या होगा? तो मेरे भाई कुछ नहीं करना, देखो प्रारंभ में अगर वो विरामावस्था में थे तो मेरे भाई बाद में जो अपने देखो अगर वो प्रारंभ में विरामावस्था में थे तो उनका जो सेंटर ऑफ मास है वो भी विरामावस्था में होगा। देखो समझो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो एक्स और वाई जो कण है वो प्रारंभ में विराम अवस्था में थे, बट जब उनमें आकर्षण हुआ तो वो दोनों एक दूसरे के पास पास आ गए, यानी कि जो वो कण थे, मानो अगर वो प्रारंभ में यहां पर थे, एक कण यहां पर था और एक कण यहां पर था। ठीक है, ओके, तो जब इनके बीच में आकर्षण हुआ तो ये v वेग से चलकर यहां पर आ गया और ये बाद में 2v वेग से चलकर यहां पर आ गया, तो ये जो इसने चला ये तो होगा v और ये होगा 2v, बट बाद में आकर ये विरामावस्था में हो गया ना, यानी कि बाद में, यानी कि जब इनका जो ये v वेग से चलकर एक दूसरे के साथ आकर्षित हो गए, यानी आकर्षित होने के बाद भी तो ये विरामावस्था में आ गए ना, यानी मेरे कहने मतलब देखो मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि पहले ये विरामावस्था में थे बट जब इनमें आकर्षण हुआ तो जो पहला कण है वो v वेग से उसने गति की और जो दूसरा कण उसने 2v वेग से उसने गति की, बट उन्होंने गति करने के बाद तो वे विरामावस्था में आ गए। अगर वो विरामावस्था में आ गए हैं तो इनका जो सेंटर ऑफ मास है वो 0 होगा। ठीक है, यानी कि इनका जो द्रव्यमान केंद्र है उसका वेग है वो 0 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। घड़ी की सेकंड वाले सुई का कोणीय वेग क्या होगा? देखो याद रखना मेरे भाई, इस क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको थोड़ा समझो। देखो मेरे भाई, ये अपने पास एक घड़ी है, ठीक है, देखो ये घड़ी है, ठीक है, ओके, तो इधर होगा 12, इधर होगा 6, इधर होगा 3, इधर होगा 9, ओके। अब ये 1 2 3 होगा 4 5 7 8 10 11, ओके। यानी कि अगर मैं कल को ये पूछूं कि जो ये घड़ी है इसमें जो एक घंटे वाली सुई है उसका कोणीय वेग कितना होगा, तो मेरे भाई मेरे को ये बताओ कि जो मतलब जो सुई है, घंटे वाली सुई है, ये एक चक्कर लगाने में इसने कितना कोण बनाया? तो आपका आंसर होगा सर 2 पाई, ओके, 1 t 2 पाई, ठीक, ओके सर 2 पाई।
बट इसने जो चक्कर लगाया है, मानो अगर ये जो गोल, ये जो अपने इसने जो गोलाकार मतलब जो ये चक्कर लगाया है, तो ये चक्कर कितने भागों में ये बटा हुआ है? तो आपका आंसर होगा सर ये 12 भागों में बटा हुआ है। क्यों? क्योंकि जब 1 घंटे वाली सुई जब एक राउंड पूरा करती है तो वो सुई 12 घंटे तय करती है। यानी कि उसने यहां से लेकर यहां, जब मानो कि अगर उसने यहां से स्टार्ट किया तो जब वो वापस यहीं पर आएगी तो उसने 12 घंटे तय किए। तो इसका मतलब ये होगा कि सर नीचे 12 आएगा। तो भाई अगर इसको समझ सको तो समझ लेना, समझ में नहीं आए तो याद कर लेना मेरे भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो पाई बटा 6 हो गया, ठीक है। ये किसके लिए? ये है अपने पास घंटे वाली सुई के लिए, घंटे वाली के लिए। ओके, अब अगर कल को मैं ये आपसे पूछूं कि इसमें जो मिनट वाली सुई है उसके लिए कितना होगा, तो आपका ये जवाब होगा कि सर जो मिनट वाली सुई है उसने एक पूरा जब चक्कर लगाया तो उसके लिए उसने जो कोण बनाया हुआ तो 2 पाई का होगा, तो ये कोण तो सेम रहता है 2 पाई का हो गया। बट उसने कितने, मतलब कि जो ये पार्ट मानो कि जो ये गोल चक्कर है कितने भागों में उसने बांटा, तो आपका आंसर होगा 60 भागों में। क्यों? क्योंकि सर 1 घंटे में जब मानो कि देखो जब सुई मानो कि ये मिनट वाली सुई यहां से चलना स्टार्ट किया तो ये यहां से चलकर वापस जब ये यहां पर आएगी तो इसने 1 घंटा तय, मतलब इसने 1 घंटा पूरा किया। तो उस 1 घंटे में कितने मिनट थे सर? 60 मिनट थे। यानी कि इसने पूरा चक्कर जब लगाया तो इसने जो ये गोल भाग है इसको कितने भागों में बांटा? इसने 60 भागों में बांटा। तो आपका आंसर होगा बट्टा 60। यानी कि हम ऊपर तो लिखते हैं कौन कितना कौन बनाया, नीचे लिखते हैं कि उसने कितने भागों में उस चीज को बांटा। तो आपका आंसर होगा पाई बटा 30। ये किसके लिए? ये हो मिनट वाले के लिए। स्क्रीनशॉट लेना है तो बाद में आराम से ले लेना, ठीक है, मिनट वाले के लिए। बट अगर मैं बात करूँ बाद में सेकंड वाले के लिए, अब सेकंड वाले के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट है कि जब ये सेकंड वाले सुई मान लो यहां से चलना स्टार्ट किया और वापस ये घूम फिर कर मतलब कि यहां पर आ गया, तो जब ये वापस यहां पर आ गया तो इसने 1 मिनट में कितने सेकंड इसने तय किए? तो आपका आंसर होगा सर 60। यानी कि 1 मिनट में इसने पूरा चक्कर लगाया 1 मिनट में, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो आपका आंसर होगा 2 पाई बटा 60। तो पाई बटा 30 ये होगा सेकंड वाले के लिए। अब अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, आराम से समझ सकते। आई होप सो कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। तो भाई ये जो बातें लिखी भाई इसको याद कर लेना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा आपके एग्जाम में मेरे दोस्त, इसको याद कर लेना, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, एक ठोस पिंड है, उसकी जो घूर्णी गति है उसमें सभी कण है, जो सभी कण है, सभी, देखो मैं मेरे भाई यहां पर क्या लिखा, सभी कण लिखा हुआ है, देखो। यानी कि एक मान लो कि एक घूर्णन गति हो रही है उसमें सभी कण हैं, सभी कणों के बीच में क्या रिलेशन होता है मेरे को ये बताओ। तो आपका आंसर होगा कि सर मान लो कि अगर वो घूर्णन गति कर रही है ना तो उसका जो कोणीय वेग है वो तो होगा नियत। क्यों? क्योंकि सर अगर जब किसी घूर्णन गति में कोणीय वेग होता है वो तो नियत होता है। मैंने वेग नहीं बोला है मेरे दोस्त, अगर मैं वेग बोलता तो वेग आप बता सकते थे कि सर अगर घूर्णन गति हो रही है यानी कि एक वर्ताकार पथ पर अगर वो गति हो रही है तो उसका वेग तो परिवर्तित होगा, बट उसका कोणीय वेग है वो नियत होगा। यानी कि उसकी कोणीय चाल है वो नियत होगी। यानी ऑप्शन नंबर मतलब देखो उसकी कोणीय चाल समान होगी। यानी कि या तो ऑप्शन नंबर ए होगा, नहीं, हाँ, या तो ऑप्शन नंबर ए या बी या फिर सी, ऑप्शन नंबर डी तो वैसे गलत होगा। अब देखो, अब आपका आंसर होगा कि सर अगर उसकी कोणीय चाल नियत है, अगर कोणीय चाल समान है तो उसकी रेखीय चाल भी तो समान होनी चाहिए। बट मेरे भाई रेखीय चाल समान नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि देखो v बराबर होता है, आपको पता है, ओमेगा आर। अगर ओमेगा बराबर कांस्टेंट है तो इसका मतलब है सर v समानुपाती आर। यानी कि मानो कि अगर ये एक वर्ताकार पथ पर अगर कोई पिंड गति कर रहा है तो यहां पर उसका सेंटर ऑफ मास है, और मानो कि अगर कोई कण यहां पर है, कोई कण यहां पर है और कोई कण यहां पर है, सभी के लिए आर का मान अलग अलग है। अगर सभी के लिए आर का मान अलग अलग है तो यहां पर उपस्थित कण है उसके लिए v की चाल अधिक होगी, यहां पर उपस्थित है उसके लिए v अधिक होगा, और यहां पर उपस्थित है उसके लिए v अधिक होगा। इसका मतलब यह होगा कि अगर यहां पर सभी कण ना लिखकर ऐसा बोल देते कि उसकी जो परिधि पर स्थित कण है उसके लिए क्या होगा भाई, अगर आपको पता है परिधि पर स्थित है इसका मतलब यह है कि उसके लिए सभी के लिए आर समान होगा, यानी कि ये जो दूरी है वो समान होगी। उस स्थिति में आप सब बता सकते थे कि सर उसका v भी कांस्टेंट होगा और ओमेगा भी कांस्टेंट होगा। बट उसने सभी कण लिख दिया, इसका मतलब यह होगा कि सर उसके लिए ओमेगा तो कांस्टेंट होगा बट v डज नॉट कांस्टेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। नहीं बी नहीं, मतलब उसकी कोणीय चाल तो समान होगी बट जो रेखीय चाल है वो अलग अलग होगी। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, ठीक है, ओके। तो अगला क्वेश्चन देखो, 120 चक्कर प्रति मिनट की दर से घूमने वाले जो कोई चक्कर है उसका कोणीय वेग क्या हुआ। अब जो कोणीय वेग होता है क्या है, कोणीय वेग सबको पता है ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एन, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एन, ओके। अब 2 पाई एन कितना सर, एन होता है नंबर ऑफ राउंड्स, यानी कि उसने कितने चक्कर लगाए, तो वो कितना सर, वो अपने पास 120 दिया हो गया है,
तो 120 बट्टा सेकंड, यानी 1 मिनट में लगाया, तो इसका मतलब ये सर उसमें उसको सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, तो उसमें 60 का भाग हमने दे दिया, तो इससे ये कैंसिल होगा, इससे ये 2, तो 4 पाई आपका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक जो को चक्कर है वो 6 सेकंड में 540 राउंड पर मिनट लगा रहा है, तो उसका कोणीय त्वरण कितना होगा? अब जो कोणीय त्वरण निकालना, तो उससे पहले आपको कोणीय चाल पता होनी चाहिए। अगर कोणीय चाल पता है तो उसके सहायता से आप आराम से अल्फा बराबर ओमेगा बटा टी से आप बता सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ओमेगा का मान निकालना पड़ेगा, तो ओमेगा बराबर सेम फॉर्मूला लगेगा 2 पाई एन, ठीक है। तो 2 पाई एन से मैं निकाल दूं सर 2 पाई एन का मान कितना सर? एन का मान अपने पास है 540 राउंड पर मिनट है, तो 540 बट्टा 60, ओके। और इससे ये कैंसिल, तो 9, यानी कि ये हो गया लगभग अपने पास 18 पाई, ये हो गया अपने पास ओमेगा। बट अगर मेरे को अल्फा निकालना, तो 18 पाई बट्टा 6 का मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि सर अल्फा बराबर ओमेगा बटा टी होता है, तो इसका आंसर आ गया 3 पाई। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, ठीक। अच्छा क्वेश्चन था, याद रखना मेरे भाई, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम के अंदर, अगर ना आए तो मेरे को बता देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, एक वस्तु एक वर्ताकार पथ पर, वर्ताकार एक क्या है, हाँ, वर्ताकार कागज के तल पर चक्कर लगा रही है, तो उसकी कोणीय त्वरण, यानी त्वरण की दिशा क्या होगी? सबसे पहले ये मेरे को ये बताओ कि सर उसका जो त्वरण है, त्वरण एक प्रकार, यानी जो कोणीय त्वरण है, यानी कि देखो कोणीय त्वरण एक प्रकार की कौन सी क्वांटिटी है? तो आपका आंसर होगा सर कोणीय त्वरण एक प्रकार की एक्सियल क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि भाई कोणीय त्वरण हो, कोणीय संवेग हो, कोणीय वेग हो, तो ये सब भाई एक एक्सियल क्वांटिटी होती है। एक्सियल का क्या मतलब? देखो, मानो कि अगर ये किसी पिंड का अक्स है और यहां से कोई पिंड इस प्रकार से वो गति कर रहा है, इस प्रकार देखा ना, इस प्रकार से, तो इस प्रकार से अगर कोई पिंड गति कर रहा है, तो उसके लिए ये एक्स है। तो अगर मैं पूछूं कि इस प्रकार से अगर कोई पिंड गति कर रहा है, तो उस पिंड के गति करते हुए पिंड का जो कोणीय त्वरण है, उसकी जो डायरेक्शन है, वो इस जो एक्स है इसके अलॉन्ग होगी। यानी कि इसका मतलब ये होगा कि या तो वो तल के लंबवत ऊपरी तरफ होगी, या फिर वो तल के लंबवत नीचे की तरफ होगी। तो ऑप्शन में हमें कौन सा देगा? ऑप्शन में हमें देगा तल के लंबवत ऊपर की तरफ। इसका मतलब यह ऑप्शन नंबर ए सही होगा, तल के लंबवत ऊपर की तरफ। अगर ऊपरी की तरफ ना देगा, अगर हमें दिया गया होता नीचे की तरफ, हम उससे भी टेक कर सकते थे, क्योंकि बराबर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, 5 केजी इतने नगण्य है, तो तल पर गुजरने वाले अक्ष के प्रत्यय जड़त्व आघूर्ण कितना होगा? देखो, 2 केजी के द्रव्यमान 5 कण है, इतने मीटर की उसकी रेडियस है। देखो 2 केजी की एक पिंड है, उसका मास 2 केजी है, और आर का मान अपने पास है 0.1, और कितने कण है? 5 है, तो उसके लिए कुछ नहीं करना, सबको पता सर समेशन mr² बट्टा इसमें बटा कुछ नहीं होता, एम आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो समेशन एम आर स्क्वायर होता है, ओके। समेशन एम आर स्क्वायर, सबसे पहले इसको निकाल दो, जस्ट वेट, 5 दूनी 10, 1, देखो समेशन आर स्क्वायर बटा कैपिटल एम होता है इसमें, ठीक है। कैपिटल एम का मतलब होता है सभी पिंडों के द्रव्यमान का योग, ठीक है। तो देखो पिंड कितने सर? पिंड अपने पास 5 है, एक का कितना सर? 2, और आर का मान कितना सर? आर का मान अपने पास है, आर स्क्वायर करना हमको, ठीक है। एम आर स्क्वायर, तो 0.01, ठीक है, 0.1 का स्क्वायर बटा कैपिटल एम, यानी 5 गुणा 2 यानी 10 हो गया, ठीक है, ओके। तो 5 गुणा 10 गुणा 0.01 बटा 10 से ये कैंसिल, तो 0.01 आना चाहिए मेरे भाई। ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन में नहीं है, जिसका मतलब आपको ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, ठीक है। और क्वेश्चन देखो, समान धातु से बनी हुई तथा समान मोटाई की 2 वल्य है, उनके रेडियस का अनुपात इतना है, मतलब 0.2 से 0.6 है, तो उनके जड़त्व आघूर्णों का अनुपात कितना होगा? इसमें आप लोगों का आंसर होगा सर, इसमें आप आराम से बता सकते हो, तो ये तो एकदम से इजी क्वेश्चन है। वो कितना होगा सर? मतलब कि I1 बटा I2 हो गया ना, I1 बटा I2 बराबर एम से एम कैंसिल, तो I1 बटा I2 यानी 1/4, 1/3 का स्क्वायर, 1/9 आ गया, ठीक है। आपका आंसर सही होगा, 1/9 आपका आंसर होगा। और कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए सी होगा, ठीक होगा। अच्छा क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो, बट यही आपने गलती करते मेरे भाई। ये क्वेश्चन, इसका आंसर ऑप्शन 1:9 नहीं होगा। इजी क्वेश्चन था, आपको लगा इजी क्वेश्चन, बट एक्चुअल में ये इजी नहीं है मेरे भाई। अब समझो इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है। देखो, क्या इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि उसका जो अब आपके पास जो आपने जो ये लिए हैं, जो भी आपके पास है, तो क्या उसका द्रव्यमान समान? क्या क्वेश्चन में ये बोला गया है कि इनका द्रव्यमान समान है? नहीं बोला गया ना। तो आप भाई आपने कैसे m1 बराबर m2 कर दिया? हो सकता है कि पहले पिंड का द्रव्यमान 2 kg हो, और जो दूसरे पिंड है उसके लिए द्रव्यमान 4 kg हो, तो आप m1 वाले m1 वाले कॉन्सेप्ट का यूज नहीं कर सकते आप। इसका मतलब ये होगा सर इसको हमें घनत्व में चेंज करना पड़ेगा। क्यों? अब आपका ये सवाल हो सकता है कि सर इसका जो आपको ये कैसे पता है कि इनका जो अपने पास जो मतलब रो है, यानी कि जो घनत्व है वो समान है। क्यों मेरे भाई? क्योंकि यहां पर ये बोला गया कि साफ साफ के समान धातु है, समान
धातु से मेरा क्या मतलब है कि अगर पहली अगर कॉपर की है तो बाद वाली भी कॉपर की होगी। और आप सभी को पता है सर, एक ही धातु यानी कॉपर अगर है तो चाहे वो कितने किलो की हो, चाहे अगर एक किलो की अगर दूसरी 2 किलो की है, तो उनका जो घनत्व होता है वो समान होता है। यानी समान धातु के लिए घनत्व समान होगा, बट ये जरूरी नहीं है कि उनका मास सेम हो। ठीक है, ये चीज अपने कॉपी में लिख लो कि समान धातुओं के लिए जो घनत्व होता है वो समान होता है। ठीक है, तो चलो इसको करते हैं। तो I1 बटा I2 बराबर m R1 का स्क्वायर, नीचे लिखो ना R1 को, और M1 M2 और R2 का स्क्वायर। ठीक, ओके। अब M1 से हम आराम से बोल सकते हैं सिर्फ 4/3 पाई, हाँ गोला है ना, हाँ 2 वलय, तो जो वलय उसके लिए तो जो मतलब आयतन होता है उसका मान इतना होता है 4/3 पाई R³ इंटू रो हो गया। ठीक है, ओके। और ये R1 का स्क्वायर बटा 4/3 पाई रो R2³ इंटू R2 का स्क्वायर। ठीक है, ओके। तो क्यूब आ रहा है यहाँ पर तो मेरे भाई, देखो दोबारा देखो इसमें क्या बोला गया है। आयतन अगर समान स्क्वायर नहीं होता, M1 R1 होता है, स्क्वायर नहीं होता मेरे भाई, M1 R1 होता है। ओके 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 ओके, M1 R1 होगा मेरे दोस्त, स्क्वायर नहीं होता। देखो ये कंफ्यूज हो गया ना, M1 स्क्वायर। दोस्त इजी फॉर्मूले में देखो मेरे को कितना कंफ्यूजन हो रहा है। आई बराबर M R स्क्वायर होता है। ठीक, और स्क्वायर होगा यहाँ पर, ओके स्क्वायर होगा, ओके स्क्वायर है। तो आप यहाँ से हो सकते हो सर इससे ये कैंसिल हो गया, ये हो गया R1 का क्यूब, R1 की पावर 5 बट्टा R2 की पावर 5। ठीक है, और R की पावर 5 आ रहा है मेरे भाई यहाँ पर। तो ऑप्शन में 5 है क्या? ऑप्शन में 5 है नहीं, ऑप्शन में तो 81 लिखा है, तो 3 की पावर 4 होती है 81। तो भाई ऑप्शन में 81 कैसे आ गया? फिर देखो R1 का क्यूब, R1 कितना अपने पास, R1 अपने पास 0.2 0.6 का की पावर 5, 1/3 की पावर 5, और अगर 1/3 की पावर अगर 5 बोलता हूँ तो ये होता है अपने पास 1:3 8 24, 243 आना चाहिए मेरे भाई। तो ऑप्शन में तो है नहीं, 243 समान मोटाई की है, और ये R³ होता है, ये R² होता है। ओके, तो दोस्त देखना, देखो इसमें अगर मेरे अकॉर्डिंग तो आंसर आ रहा है 1/243। ओके, तो अगर किस में कल आपको इसका आंसर मैं करेक्ट बता दूंगा कि अगर ये सही है फिर नहीं है। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देखो, एक व्यास के अनुदिश वलय का जड़त्व आघूर्ण कितना होता है? मेरे भाई एक व्यास के अनुदिश एक वलय है तो उसका जड़त्व आघूर्ण कितना होगा? सबसे पहले देखो कि एक वलय का जड़त्व आघूर्ण होता है कितना है। वलय है तो उसके व्यास के अनुदिश पूछे, एक तो होता है उसके स्पर्श रेखा के अनुदिश, अगर स्पर्श रेखा के अनुदिश पूछे तो होता है 3/2 MR²। बट यहाँ पर हमसे व्यास के अनुदिश पूछा है, तो व्यास के अनुदिश कितना होगा? सर व्यास के अनुदिश होगा 1/2 MR²। देखो मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया अगर वलय है, यानी कि अगर वलय है तो वलय के लिए अगर व्यास के अनुदिश पूछे तब तो होता है MR²/2। ठीक है, बट अगर उसके स्पर्श रेखा के अनुदिश पूछे तब होता है 3/2 MR²। ठीक है, तो इसमें कौन सा पूछा? इसमें हमसे व्यास का अनुदिश पूछा है तो MR²/2 होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। ठीक है, नहीं ऑप्शन नंबर आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, जड़त्व आघूर्ण किसके ऊपर डिपेंड करता है? क्लास स्टार्टिंग में बता सकूं सर, जो अपने पास जड़त्व आघूर्ण होता है वो कणों के वितरण पर भी डिपेंड करता है, घूर्णन अक्ष के रेडियस पर भी डिपेंड करता है, उसका जो मास सभी पर करता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा आपका। ठीक है, ओके। और किस पर डिपेंड नहीं करता? तो आपका आंसर सर वो एंगुलर मोमेंटम हो, एंगुलर एक्सेलरेशन हो, उस पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। किसी वस्तु का जड़त्व आघूर्ण किस पर डिपेंड नहीं करता? आपके लिए होमवर्क है, कमेंट करना। पतली छड़ जिसका द्रव्यमान m है, l है, मतलब उसकी लंबाई l है, इस छड़ का किसी एक सिरे से लंबाई के लंबवत x के परितः जड़त्व आघूर्ण कितना होगा? पहले देखो इसको समझो। देखो मानो अगर ये छड़ है, ठीक है, इसमें एक तो होता है इसकी बीच वाले x के अलोंग, एक होता है इसकी स्पर्श रेखा के अनुदिश। अगर बीच वाले x के अलोंग पूछे तब आपका आंसर होगा ML²/12। अगर इसकी स्पर्श रेखा के अनुदिश पूछे तब होता है ML²/3। अब देखो इसमें हमसे पूछा गया, इसमें हमसे पूछा गया कि इसके लंब यानी कि इसके एक सिरे के लंबवत x, यानी कि इसका एक सिरा है, इसके लंबवत x, इसका लंबवत x कौन सा होगा? देखो इसका ये एक सिरा है, ठीक है, ओके। और इसके एक सिरे मतलब इसके छड़ के किसी एक सिरे से लंबाई के लंबवत x
के सापेक्ष कौन सा जड़त्व होगा, तो इसका आपको याद रखना है, इसका आंसर होगा ml²/3। क्यों? क्योंकि इसका शिरा है और इसके लिए मानो ये इसका शिरा है, तो इसके लिए लंबवत कौन सा, जो ये शिरा है इसके लिए लंबवत यही तो हो गया ना। देखो ये शिरा है और इसके लिए लंबवत होगा ये, यानी कि यहाँ पर ये लंबवत नहीं है क्या, यहाँ पर ये लंबवत। इसका मतलब ये होगा कि जो ये छड़ है इसकी स्पर्श रेखा के अनुदिश पूछा है, तो आपका आंसर होगा ml²/3। ठीक, अगर ये आपको ये याद रहता है तो अच्छी बात, अगर ना रहे तो कोई दिक्कत नहीं। इससे रेयर केसेज में चांस, मतलब रेयर चांसेज में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, घूर्णन गति में द्रव्यमान की तुल्य राशि कौन सी है? आपके लिए होमवर्क है, कमेंट करना, इजी क्वेश्चन बता सकते हो। तो एक ठोस गोला तथा एक ठोस बेलन जिसकी रेडियस व घनत्व समान है, तो इनका जड़त्व आघूर्ण किसका अधिक होगा? देखो मेरे भाई, अगर इसमें याद रख सको तो रख लेना। इसके पीछे के कारण के पीछे मत भागना। क्यों? क्योंकि देखो इसके पीछे कारण बताने को बता सकता हूं, क्योंकि एक मानो अगर कोई गोला है उसके लिए 2/5 mr² होता है, ठीक है, और जो जो बेलन है उसके लिए भी लगभग इतना ही होता है। तो अगर आप उसके बाद में इसमें इतना इसका अनुपात लोगे, फिर उसका अनुपात लोगे, फिर इसमें इसके m की वैल्यू को पुट करोगे, फिर उसका आप उसमें r की वैल्यू को पुट करोगे, तो बहुत बड़ा जाएगा। इस टाइप का केवल एक ही क्वेश्चन मेरे को मिला था, इसको याद रखना कि अगर एक कोई ठोस गोला है और एक ठोस बेलन है, तो उसमें हमेशा और हमेशा जो ठोस गोला होता है उसका द्रव्यमान जो मतलब कि जड़त्व आघूर्ण होता है वो ज्यादा होता है। यानी क्या बताया कि एक ठोस गोला है और एक ठोस बेलन है, तो भाई याद रखना, तो बेलन के लिए नहीं, जो ठोस गोला होता है उसके लिए ज्यादा होता है। यानी कि जो ठोस गोला होगा उसके लिए जो जड़त्व आघूर्ण है वो ज्यादा होगा, याद रख लेना इसको। दो वलयों के जड़त्व आघूर्ण का अनुपात 2:1 है, इनके व्यास का अनुपात इतना है, तो इनकी द्रव्यमान का अनुपात कितना होगा? आराम से बता सकते हो कि I बराबर होता है mr²। ठीक है, ओके, m का अनुपात पूछा है, तो m बराबर होगा I1, m1/m2 बराबर होगा I1/I2 और R2/R1 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ से अगर ये ऊपर नीचे इसको इधर भेजूंगा तो देखो इसके नीचे R1, इसके नीचे मतलब I2 नीचे R2 आ गया। ठीक है, अब देखो I1/I2 का अनुपात कितना? I1/I2 अपने पास 2/1। ठीक है, और R2/R1 यानी ये 2 अनुपात है कि R1/R2, इसको उल्टा करूंगा तो 1:2 का स्क्वायर। ओके, इसको अगर काटोगे 1:2 आएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक फ्लाई व्हील के व्यास में 1% की वृद्धि की जाए तो उसके केंद्र से गुजरने वाली x के परितः उसके जड़त्व आघूर्ण में कितने की वृद्धि होगी? इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन मैं जानबूझकर आपके लिए लेके आता हूं, क्योंकि मेरे भाई ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी। ये मेरी वो गारंटी है कि ऐसे क्वेश्चन कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेंगे मेरे दोस्त, आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। देखो इस क्वेश्चन को समझो, इसमें क्या बोला है? इसमें यह बोला कि मैंने कब पहले आपको बता चुका हूं कि जब भी जो परसेंटेज है वो 5% से कम हो तो मेरे भाई कुछ नहीं करना, डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें पूछा क्या? इसमें पूछा है कि जो जड़त्व आघूर्ण था उसमें कितनी वृद्धि होती है। अब देखो इसमें किसको बढ़ाएगा? इसमें उसकी रेडियस को बढ़ाएगा, यानी जो दूरी है उसको बढ़ाएगा, उसकी मतलब जो दूरी है या फिर जो रेडियस उसको बढ़ाएगा है। तो I बराबर होता है mr²। ठीक है, अब देखो r² यानी r को 5% बढ़ाया गया, मतलब r को 1% बढ़ाया गया है। तो यानी कि अगर 1% बढ़ाएगा तो इस 2 को तो आगे लेके आएंगे और जो 1% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 2%। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक निकाय पर कार्यरत बाह्य बल आघूर्ण τ बराबर 0 है, तब कौन सा 0 होगा? तो भाई ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर इसकी डीप में आपको पढ़ाऊं तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। चलो इसका थोड़ी सी डीप आपको बताता हूं। τ बराबर अगर 0 ना मेरे भाई, तो सबसे पहले आपका आंसर होगा सर आपको एक रिलेशन पता होता है क्या सर? τ बराबर होता है dl या फिर जो ये dg/dl यानी कि dg/dx, यानी कि यहाँ में जो g है ये अपने पास कोणीय संवेग है। ठीक है, और आप अगर बताओ सर अगर ये τ 0 है तो आपका आंसर होगा सर j बराबर 0 होगा। तो आप ऑप्शन नंबर सी को टिक कर दोगे, आगे बढ़ जाओगे। बट ये वाकई बहुत बड़ी बेवकूफ़ी मेरे भाई, क्योंकि अगर τ 0 इसका मतलब ये होगा सर j बराबर कॉन्स्टेंट होगा, न कि j बराबर 0। क्यों? क्योंकि जब आप कॉन्स्टेंट टर्म का अगर जब आप यहाँ पर डेरिवेशन करोगे तब आपको τ बराबर 0 प्राप्त होगा। ओके, और तब आपका ये सवाल होगा सर इसमें आंसर कौन सा होगा बाद में। तो आपको एक रिलेशन पता होने से τ बराबर होता है अपने पास I अल्फा। ओके, यहां से बता सकते हो कि अगर τ बराबर 0 है तो यहां से अल्फा बराबर 0 होगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। अब फिर आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर ये I 0 क्यों नहीं हो सकता? I भी तो हो सकता है 0, बट मेरे भाई I 0 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि I कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो मेरे को ये बताओ सर I 0 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि I क्या है? I एक प्रकार से मास ही तो है।
तो क्या इस पृथ्वी में जो जो मतलब कि जो ये पृथ्वी है, इसके ऊपर कोई भी वस्तु, मान लो मैं हूं चाहे आप हो, चाहे एक छोटा सा मिट्टी का कण हो, क्या उसका द्रव्यमान कभी भी जीरो हो सकता है? हाँ, फिर आपका आंसर होगा सर उसका माइनस में हो सकता है। मतलब माइनस का मेरा मतलब है कि उसका जो अपने मास है वो हो सकता है 10 की पावर माइनस का 20 30 कुछ भी आ जाए, बट एटलीस्ट कुछ तो होगा ना। इसका मतलब ये होगा कि उसका अगर मास जीरो नहीं हो सकता तो आई कभी भी जीरो नहीं हो सकता मेरे दोस्त। आई होप सो ये कंसेप्ट आपको समझ में आया गया होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, बल युगम क्या उत्पन्न करता है? बल युगम क्या उत्पन्न करता है? तो देखो, बल युगम है वो हमेशा जो घूर्णन करती है उसको ही उत्पन्न करेगा, यानी केवल घूर्णन गति को ही उत्पन्न करेगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, केवल घूर्णन गति को उत्पन्न करेगा। क्योंकि बल युगम से मतलब होता है कि मानो अगर ये मार्कर है, अगर मैं इसके ऊपर यहां से कुछ बल लगाऊं और यहां से, यानी कि देखो इसका जो ये सिरा है इसके ऊपर मैं इधर बल लगाता हूं और इसका ये सिरा इसके ऊपर इधर बल लगाता हूं, बट जो दोनों जो बल लगाए ये दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो देखो इस हिसाब से देखा ना, देखो अब ये जो मार्कर है ये एक प्रकार से ये मतलब कि ये गोल गोल ये गति कर रहा है, इसका मतलब ये कि ये घूर्णन गति कर रहा है, यानी जो बल युगम वो हमेशा घूर्णन गति ही उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन देखो, किसी कण पर लगाया गया बल आघूर्ण शून्य है तो इसका कोणीय संवेग क्या होगा? आपके लिए होमवर्क है, बता चुका हूं। देखो यदि किसी पृथ्वी की रेडियस है वो क्षण भर में सिकुड़कर आधी हो जाए तो उसके जो एक दिन में कितने घंटे होगी? इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, या फिर डायरेक्ट इसके लिए आपको आंसर याद रखना। आर सर ने भी पढ़ाया आपको, सर टी बराबर होता है टी समानुपाती आर स्क्वायर होता है। अगर ये आधा, अगर ये r/2 हो गया तो r/2 का स्क्वायर करोगे तो ये t/4 हो जाएगा, यानी कि पहले 24 था तो बाद में 4 का भाग लगा तो 6 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 6 घंटे हो जाएगा। ओके सो स्टूडेंट, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, ओके, ये जो स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा है ये भी आपके लिए होमवर्क है। लगभग मैंने आपको 2 क्वेश्चन आज होमवर्क दिए, सबको आपको कमेंट करना है। और कल वाले क्वेश्चन में, कल वाले जो था ना क्वेश्चन, उसमें एक स्टूडेंट का डाउट आया था कि उसने मेरे को कमेंट करके भी पूछा था, और बड़ा इंटरेस्टिंग मतलब उसका डाउट था कि यार आप यहाँ तक भी पढ़ रहे हो, आपके मतलब कि इतना अच्छा भी आपके अंदर वो नॉलेज है। बड़ा अच्छा लगा उस मतलब कि डाउट को मतलब देख कर कि यार हम जिन स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं वो एक कदम आगे ही हैं, मतलब कि जो हम उन्हें पढ़ा रहे हैं वो उसको सीखने के अलावा वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो चीज़ें उसको भी मतलब वो सोच रहे हैं।